अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। यानी इस किताब का जो पहला अफसाना है सख्त जानों का इंतज़ार, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम क्वेश्चन से भी बताएंगे। यहाँ शुरू करते हैं। सख्त जानों का इंतज़ार, ये हेडिंग है। किनका अफसाना है? तो इकबाल मजीद का ये अफसाना है। और ये अफसाना किस किताब में शामिल है? तो ये अफसाना शामिल है अफसानवी मजमुआ तमाशा घर में। इकबाल मजीद के तमाशा घर में शामिल पहला अफसाना सख्त जानों का इंतज़ार है। अब सुगरा बेगम ने बंद मुट्ठी से दी जाने वाली सदका खैरात की रकमों पर पलना शुरू कर दिया था। ये जो फर्स्ट लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। यहाँ पर पहले आया है कैरेक्टर का नाम सुगरा बेगम, यानी ये बात कर रहे हैं सुगरा बेगम के बारे में। कह रहे हैं कि वो अब क्या कर रही हैं, बंद मुट्ठी के जरिए यानी उनको सदका खैरात मिल रहा है, वही पैसे से वो अब जिंदगी बसर कर रही हैं। पलना शुरू कर दिया मतलब उसी से उसके गुजर औकात हो रही है। सवाल आपसे यही पूछा जाएगा कि सख्त जानों का इंतजार के किरदार कौन है? सुगरा बेगम है और ये मरकजी किरदार है। सुगरा बेगम किस अफसाने का किरदार है? तो सख्त जानों का इंतजार का किरदार है। सुगरा बेगम का किरदार किसने जो अफसाने में शामिल किए हैं? तो इकबाल मजीद ने शामिल किए हैं। सुगरा बेगम अब किस तरह के रकमों पर पलना शुरू कर दिया है? तो सदका खैरात वाली, यानी मांगे तांगे की जिंदगी पर उनकी गुजर औकात हो रही है। कई घर ऐसे थे जहां वो मैला सा बुर्का ओढ़े, लकड़ी टेकती, झुकी कमर के साथ आंगन में दाखिल होती, कुछ देर चारपाई पर बैठकर सांसों को काबू में लाती, एक कटोरा ठंडा पानी पीकर दम लेती, और जब एक बंद मुट्ठी उनकी मुट्ठी में कुछ चुपके से रख देती तो वो सारे घर को दुआ देती, घर से बाहर आ जाती। ये उनके जो आदात हैं वो बताया कि वो जब किसी घर में जाती तो वहां पर क्या क्या करते। जब उनको वो बंद मुट्ठी मिल जाती, यानी उनको जब पैसे मिल जाते, उनको वो रकम मिल जाती, तो वो वहां से दुआ देते हुए चली जाती थी। तो अब आपसे सवाल यही पूछा जाएगा कि सुगरा बेगम बंद मुट्ठी यानी रकम लेने के बाद, पैसे लेने के बाद वो घर से कैसे जाती थी? तो वो घर से जाती थी दुआ देकर, यानी दुआ देकर ही घर से बाहर आती थी। मुट्ठी में दबी रकम ने उन्हें इस बार याद दिलाया, यानी जब उनको किसी घर में गई और उसको जब वो पैसे मिल गए, यानी वो रकम मिल गए, तो उसको इस बार क्या याद दिलाया कि गोभी की फसल आ गई है। किस चीज की? अब पूछा जाएगा कि क्या याद आया था, यानी गोभी की फसल आ गई थी। गोभी की फसल की याद कब आई थी? जब उनके हाथ में दबी यानी बंद मुट्ठी में रकम आ गई थी, पैसे आ गए थे, और उन्होंने अभी तक असली घी में बकरे के गोश्त के साथ तरतराती हुई रसेली गोभी पकाकर नए चावलों के साथ नहीं खाई है। याद यही आई कि उन्होंने असली घी में बकरे के गोश्त के साथ रसेली गोभी नए चावलों के साथ नहीं खाई। तो ये याद रखना, नए चावलों के साथ और रसेली गोभी यानी असली घी में बकरे के गोश्त को पकाकर। अगला पैराग्राफ है कि रात में जब हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो वो लालटेन की मध्यम रोशनी में लकड़ी के चूल्हे पर गोभी गोश्त पका चुकी थी। उनके हाथ की पकाई हुई हांडियों की खुशबू जैसे ही उठती, न जाने कहां से वो दीवार पर नमूदार हो जाता। वाकया बता रहा है कि एक रात जब हल्की हल्की बारिश हो रही थी और लालटेन की रोशनी भी बहुत मध्यम थी, और उस रोशनी में वो चूल्हे पर गोभी गोश्त क्या कर रही थी? पका रही थी, और वो पका चुकी थी। और वो जो पकाती थी इतनी अच्छी पकाती थी कि उनके हांडियों से खुशबू उठती थी, और खुशबू उठने के साथ होता क्या था, वो आगे आ रहा है कि उस रात भी हांडी तैयार होकर चूल्हे से उतरी ही थी। इसका मतलब है कि जैसे ही उसको वो याद आया था, उन्होंने यानी बकरे के गोश्त को असली घी में रसेली गोभी पकाकर नए चावलों के साथ खाने की तैयारी कर रही थी, और उस रात भी उन्होंने पकाया था। तो हुआ ये कि
तो उतारी, जैसे ही उन्होंने उतरी उनके चूल्हे से हांडी कि हल्की हल्की बूंदाबांदी में वो भीगा भागा चौड़ी दीवार पर आकर बैठ गया। यहाँ पर वह का मर्जा पूछा समझना है कि आखिर ये कौन है, कि कौन चौड़ी दीवार पर आकर बैठ गया। सवाल आपसे यही पूछा जाएगा कि जब सुगरा बेगम ने हांडी तैयार करके चूल्हे से उतारी तो कौन जो है चौड़ी दीवार पर आकर बैठ गए, ये सवाल है। और अपनी सियाह खाल के पीछे लाल लाल चमकती आंखों से चूल्हे के पास बैठी सुगरा को घूरने लगा, जो प्लेट में गोभी गोश्त निकाल रही थी। ये हो गया, लेकिन वह का मर्जा अभी भी यहाँ पर नहीं आया। वो तो यहाँ पर आगे जब पैराग्राफ पढ़ेंगे यहाँ पर है कि दीवार की तरफ देखे बगैर, किसने, यानी सुगरा बेगम ने दीवार की तरफ नहीं देखा है और उसकी आहट को सुने बगैर वो बता सकती थी, यानी उसकी का मर्जा वही है जो इस वह का है। तो यहाँ पर अब जो कह रहे हैं कि ये वो है, तो ये सुगरा बेगम के बारे में कि वो सुने बगैर बता सकती थी कि वो आ चुका। अब ये वो वही है जो ये वो है। वो कहती थी, यानी सुगरा बेगम कहती थी कि उसके दीवार पर आ जाने पर उनके नथनों में ऐसी बू आने लगती थी। वो दीवार पर जब आता था तो उनके नथनों में ऐसी बू आने लगती थी, ऐसे यानी उसकी एक पहचान होती थी, उसकी खुशबू होती थी जो उसको महसूस होती थी, जो अक्सर उनके शौहर वसी काजिम के बनियान से आया करती थी। यानी सुगरा बेगम के नथने में ऐसी बू आती थी जब वो आकर के दीवार पर बैठती। तो कह रहे हैं कि कैसी बू आती थी, ऐसी ही जैसे वसी काजिम के बनियान से आती थी। वसी काजिम कौन है? ये सुगरा बेगम के हस्बैंड शौहर हैं। अजीब बदहैयत सा बिल्ला था वो। अब यहाँ पे वह का मर्जा मिल गया है, कौन है? बिल्ला। कि बिल्ला कैसा है? बदहैयत सा। ये जो वो है वो चौड़ी दीवार पर आकर बैठ गया था, वो कौन है? बिल्ला। अब आपको जवाब दे देने में आसानी हो जाएगी कि बिल्ला आकर के बैठ जाते थे, सियाह खाल थे उसके, और सुगरा बेगम उसको जो फौरन महसूस भी कर लेती थी कि वो कह सकती थी ये वही है। और बिल्ला के बदन से खुशबू आती थी ऐसी ही जैसे कि वसी काजिम के बनियान से आती थी। सवालात इससे पूछे जाएंगे और अलग अलग तरह से आपको जैसे ये पूछा जाएगा कि उसको यानी बिल्ला के बदन से कैसी खुशबू आती थी, उसके अपने शौहर के जैसे जिस तरह से उसके गंदे बनियान से आया करती थी, वो इस पर काला रंग और सुर्खई माइल आंखें, कुल्ला और जबड़ा भी उसका गैर मामूली था, और पेट इतना भारी कि जैसे पेट में बच्चा हो। किसके? इस बदहैयत बिल्ला के। बूंदाबांदी में सारा बदन से भीगा वो कदरे सुकड़ा हुआ सुगरा बेगम को ताके जा रहा था। कौन? यानी वही बिल्ला। बारिश हो रही थी बूंदाबांदी, तो उसमें वो पूरे बदन से भीग गया था, तो थोड़ा सा सुकड़ गया था, और वो फिर आकर जब वहां बैठा था तो सुगरा बेगम को वो ताके जा रहा था। सुगरा ने धीरे से पुकारा तो वो दीवार से उतरकर एक बार छोटे से आंगन में रुका। फिर इधर उधर देखकर सुगरा के कमरे की दहलीज पर आकर बैठ गया। कहाँ? दहलीज यानी दरवाजे पर आकर बैठ गया। सुगरा ने एक बूटी के साथ आधी रोटी मलकर तामचीनी की टूटी प्लेट में रख दी, उसको मिलाया और ला करके तामचीनी की एक टूटी प्लेट थी उसमें उन्होंने रख दी। आपसे पूछा जाएगा कि कितनी रोटी? तो आधी रोटी, और एक बूटी के साथ कहा किसमें, कौन से प्लेट में? तामचीनी की टूटी प्लेट में सुगरा बेगम ने किसको दिया? बिल्ला को रख दी, जो बिल्ले के लिए मखसूस थी। बिल्ले के लिए क्या, कौन सी प्लेट मखसूस थी? तामचीनी की टूटी प्लेट। वो अपने खाने में ये भूल गई, कौन? सुगरा बेगम, कि बिल्ला खाना खत्म करके दीवार पर जा चुका था। खाना देकर वो खाने लगी और फिर इसको भूल गई। फिर अचानक से देखिए किसी के रोने की आवाज पर वो चौंक पड़ी। देखा तो बिल्ला दीवार पर बैठा रो रहा था। वो भूल गई थी, लेकिन जैसे रोने की आवाज आई तो वो चौंक पड़ी और देखा कि वही बिल्ला
दीवार पर बैठा है और रो रहा है। अब इस रोने के बारे में यहाँ पर आप पढ़ेंगे इस पैराग्राफ में कि वो आशूर की रात थी, यानी जिस दिन वो ये खाना बनाया था और बिल्ला को दिया था वो कौन सी रात थी? आशूर की रात थी। आपसे अब अगर पूछा जाए कि गोभी गोश्त नए चावल के साथ खाने के लिए उन्होंने कब बनाया था, तो आशूर की रात। बिल्ले को भी दिया था और बिल्ला भी रो रहा था। बिल्ले की रिक्कत भरी आवाज पर उन्हें वो यौम आशूर याद आ गया, यानी उसके रोने की आवाज पर उन्हें वो यौम आशूर याद आ गया। यानी माजी में कोई ऐसा वाकया हुआ था यौम आशूर के दिन, वो याद आया। किसको? सुगरा बेगम को, जब हिंदुस्तान आजाद होने में कई साल बाकी थे। कौन से यौम आशूर याद आए? कि उस वक्त के यौम आशूर याद आए जबकि हिंदुस्तान आजाद नहीं हुए थे, उसके आजाद होने में कई साल बाकी थे। और रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली फौजी गाड़ियों में ऊपर के बदन से नंगे गोरे सिपाही भरे रहा करते थे। आशूर की रात घर की दीवार पर कोई बिल्ला ऐसे ही रोया था। आशूर की रात एक बिल्ला घर की दीवार पर जिस तरह से आज ये रो रहा है, ऐसे ही कोई बिल्ला रोया था। और सुगरा के शौहर उस रात की सुबह उठने वाले अलमों यानी झंडों, अलमों की जियारत करने गए थे। ये इल्मों ने अलमों लाम पर भी जबर है और मीम पर भी जबर है। जियारत करने गए थे, देखने गए थे। कौन? यानी सुगरा के शौहर का नाम क्या है? वसी काजिम, जैसा कि इससे पहले आया। वसी काजिम जियारत करने गए थे और मातम करते हुए करबला को जाने वाले एक जुलूस के साथ हो लिए थे। मातम करते हुए करबला को जाने वाला एक जुलूस था, एक भीड़ थी, उसके साथ वो हो ली। जुलूस लखोरियों के बने कदीम मकानों की कतारों के तंग रास्ते से गुजर रहा था। जुलूस कहाँ से गुजर रहा था? एक तंग रास्ते से। कहीं कहीं बोसीदा मकानों के गिरे हुए मलबे से नालियों का पानी सड़क पर बह आया था। उसको फांदते हुए जब वो मदहे सहाबा कमेटी के मरकज के करीब पहुंचे तो एक मजमा से यानी एक भीड़ से एक बूढ़ा तहमत बांधे और हाथ में लाठी लिए उनकी तरफ लपका और उन पर लाठी बरसाने लगा। यानी वो भी साथ में हो लिया था। तो वहां पर एक बूढ़ा शख्स मजमे से बाहर आया और उस पर लाठी लेकर लपका और लाठी से उसको मारने लगा। जुलूस के लोग सीना पीट पीट कर नौहा पढ़ रहे थे। जुलूस के लोग क्या कर रहे थे? नौहा पढ़ रहे थे कि हाकिम शामी लईन अस्त पेश ज़ैनब नशीन अस्त। तो ये याद रखना कि ये किस अफसाने में ये मरसिया पढ़ा गया है। ये नौहा पढ़ रहे थे। कौन लोग पढ़ रहे थे और कब पढ़ रहे थे? लाठी बरसाते हुए भी ये पढ़ रहे थे लखोड़ियों के बने कदीम मकानों के कदार के तंग रास्ते से गुजरने वाले जुलूस के लिए। मदहे सहाबा कमेटी को इस नौहे पर हमेशा से तबर्रे की बू आती थी। हमेशा से तबर्रे की बू आती थी मदहे सहाबा कमेटी को जब भी वो इस नौहे को पढ़ते थे। और उनके ख्याल में शाम के हाकिम को लईन कहकर पुकारना मुनासिब न था। किनके ख्याल में शाम के हाकिम को लईन कहकर पुकारना मुनासिब नहीं था? मदहे सहाबा कमेटी। आपसे ऐसा भी पूछा जाएगा, मदहे सहाबा कमेटी शाम के हाकिम को लईन कहकर पुकारना कैसा तसव्वुर करते थे, कैसा समझते थे? मुनासिब नहीं समझते थे। कहाँ के हाकिम को? शाम के हाकिम को। ये याद रखना है कि कहाँ के हाकिम को लईन कहकर पुकारना नामुनासिब मदहे सहाबा कमेटी वाले समझते थे। तो शाम के। दूसरी जानिब नौहा पढ़ने वाली अंजुमन को जिद थी। यानी एक तरफ तो ये हाल था मदहे सहाबा का, लेकिन जो अंजुमन ये नौहा पढ़ती थी तो उसकी जिद क्या थी कि हजरत ज़ैनब के सामने बैठने वाला और कोई नहीं, यजीद था। कौन था? यजीद था। और यजीद लईन था। हजरत ज़ैनब के सामने बैठने वाला ये अंजुमन मानती थी कि वो यजीद ही था और यजीद लईन था। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंजुमन
नौहा पढ़ने वाली अंजुमन ज़ैनब के सामने किसको बैठा हुआ मानती थी। वसी मियां की पिटाई बूढ़ा अपनी लाठी से शबनम के दरवाजे के सामने कर रहा था। यानी यौम आशूर के दिन की बात कर रहे हैं कि जब उसको वो लोग मार रहे थे, पिटाई कर रहे थे, तो कहां पर कर रहे थे? तो अब यहां पर जवाब मिल जाएगा, कहां पर? शबनम के दरवाजे के सामने। अब ये एक तीसरा कैरेक्टर आ गया, शबनम। एक कैरेक्टर आपके सामने आया है सुगरा बेगम का, दूसरा कैरेक्टर आ गया है वसी शाह का, वसी काजिम का, और तीसरा कैरेक्टर आ गया शबनम का। और यहीं पर चौथा कैरेक्टर अगर कहें तो आप शामिल कर सकते हैं, बिल्ले का कैरेक्टर है, यानी सुगरा जो बिल्ले वाली। तो इस तरह से आप देखिए, अभी तक आप तीसरे कैरेक्टर में पहुंचे, तो उसके सामने आपसे पूछा जाएगा कि वसी मियां यानी वसी काजिम जो सुगरा का शौहर है, उसकी पिटाई यौम आशूर के दिन कहां हो रही थी। पहले तो वसी काजिम बूढ़े की लाठियां अपने कसरती बाहों पर रोकते रहे। कसरती बाहों का मतलब यानी ताकतवर जो है बाहों, और कसरत कहते हैं यानी इस जमाने में आप कह सकते हैं जिम को। जिम करके जो उनके बाह मजबूत हो जाते हैं, उसी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत वर्जिश कर ली थी, बहुत एक्सरसाइज किया, तो उस पर वो क्या करते रहे? रोकते रहे। आखिर को उन्होंने बूढ़े की कमर में घुसकर उसको नाली का पानी पिला दिया। आखिर को उन्होंने बूढ़े की कमर में घुसकर उसको क्या किया? नाली का पानी पिला दिया। उन्होंने भी उस पर हमला किया। उसी वक्त जब ये हो रहा था कि उसी वक्त शबनम ने पीछे से वसी की शेरवानी का कॉलर पूरी ताकत से खींचा। किसने खींचा? शबनम ने। किसका? वसी की शेरवानी का कॉलर पकड़ा और पूरी ताकत से उसको खींचा और उन्हें दरवाजे के अंदर करके फट से दरवाजा बंद कर लिया और जीने से ऊपर ले गई। कौन ले गई? शबनम ले गई। किसको? वसी काजिम को। शबनम ने वसी की शेरवानी उतारकर खूंटी पर टांगी। उसकी शेरवानी उतारी और उसके बाद खूंटी से लटका दी। कुर्ते की आस्तीन हटाकर नील देखे, गर्म दूध और फिटकरी पिलाई और बोली। यानी जो उसकी पिटाई हुई थी इतनी, वो देखा कि बिल्कुल काला पड़ गया है, नीला हो चुका है, तो वो देखा, गर्म दूध और फिटकरी उसे पिलाया। फिर वो कह रही है, अब क्या कह रही है शबनम? कह रही है, तुम राफिजी हो ये तो मैं जानती थी, मगर बाहों पर लाठियां रोककर एक सुन्नी से इतनी मुरुवत बरतोगे ये मुझे उम्मीद न थी। अगर भेजा निकल आता तो सड़क पर पड़े होते। फिर वो कुछ सोच कर बोली। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये आपसे दे करके पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा है, किससे कहा है। तुम राफिजी हो ये तो मैं जानती थी, तो ये शबनम ने कहा है। किससे? वसी काजिम से कहा है। हल्दी चूना लगा दूं? उसने क्या कहा कि हल्दी चूना लगा दूं? ये आपसे जो है दे करके पूछा जाएगा। ये शबनम का जुमला है। नहीं, वसी ने मना कर दिया, रोक दिया। अब वो क्या कह रही है? कह रही, हाँ तुम्हारी औरत पूछेगी कि चूना किसने लगाया तो क्या जवाब दोगे? यूं तो जवानी में शबनम का वसी मियां के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पर उनके इश्क व माशूकी के किस्से बयान कर रहे हैं कि जब ये जवान था। कौन? वसी मियां। तो कह रहे हैं कि वो जब जवान था तो शबनम के साथ उनके क्या रिश्ते थे वो सबको मालूम है, मगर वसी मियां के ब्याह में आई तो सुगरा बेगम ही आई। इनसे शादी उनकी नहीं हुई। वसी मियां की शादी हुई तो किससे हो गई? सुगरा बेगम से हो गई। अब ये सुगरा के बारे में बता रहे हैं। सुगरा कौन है? सुगरा की मां रंडियों के घरों में हमल साकित कराने में या विलादतें कराने पर मामूर थी। वो क्या कर रही थी कि वो, इसका मतलब है कि उनका पेशा था हमल साकित कराना, यानी दाया का पेशा था सुगरा की मां का। सुगरा की मां एक दाई थी। तो कह रहे हैं कि वो करती क्या थे? हमल साकित कराना मतलब हमल गिराना उसका, या फिर जहां बच्चे पैदा होते थे तो वो ये काम किया करती थी। वही पेशा यानी दाया जो उनकी मां का पेशा था, वही पेशा सुगरा ने भी इख्तियार किया था। सुगरा ने कौन सा पेशा इख्तियार किया था? दाया यानी दाई बनने का पेशा इन्होंने भी, ये प्रोफेशन था इसका।
जवानी में सुगरा दोहरे बदन की, सांवली सनोली मगर सफेद दीदों वाली, खड़े नाक नक्शे की औरत थी। इनके बारे में भी बताया कि ये जवानी में कैसी थी, दोहरे बदन की, लेकिन थी कैसी, सांवली सी थी और खड़े नाक नक्शे की औरत थी। सुगरा की छठी हिस्स अपने जमाने के मर्द की जहनी और जिस्मानी जिनसियत को दूर से इशारों में बरंगेख्ता करना मतलब भड़काना, गुस्सा दिलाना। इसी तरह से यहाँ पर किसी चीज के लिए उभारना, उकसाना, उसी को कहते हैं बरंगेख्ता। बरंगेख्ता करने के फन से कुछ इस तरह वाकिफ थी कि उसने शेर जैसे सैयदजादे वसी मियां को 2 पल में मार गिराया। उसको भी गोया कि उस पर भी उसका इश्क का जादू चल गया और ये जो वसी मियां सैयदजादे थे उसको भी अपनी गिरफ्त में ले लिया, यानी वसी मियां सुगरा बेगम के इश्क में गिरफ्तार हो गया। सुगरा सलीके और सफाई से रहती, नमाजें पढ़ती, दरगाहों में शमएं जलाती और आशूर के दिन बाल खोलकर अपने ताजिए के सामने करबला तक नंगे पैर पैदल चलकर सोज पढ़ती। सुगरा के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या क्या करती थीं, उनके आमाल क्या थे। शबनम और वसी काजिम का क्या रिश्ता रहा था, ये बात वसी काजिम ने सुहाग रात ही को सुगरा से मजे लेकर बता दी थी। जो उनका कनेक्शन था शबनम से, उस बात को सुगरा को उन्होंने बता दिया कि उनसे क्या ताल्लुक रहा। और जिस्म पर चाकुओं के वो 2-3 निशान भी दिखा दिए जो रकाबत में शबनम को बचाने में उनके बदन पर लगे थे। प्रूफ के तौर पर ये सारी चीजें भी बता दी। अपनी जान पर खेल कर वसी ने शबनम को नौचंदी के मेले की भीड़ भाड़ में बचाया था। इस वाकये ने शबनम को हमेशा के लिए वसी का मुरीद बना दिया था। यानी वसी का मुरीद शबनम को किस चीज ने बनाया था, तो उनको बनाया था यानी नौचंदी के मेले में जो जान पर खेल कर उसको बचाया था, उसी चीज है। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि वसी कासिम ने या वसी ने शबनम को किस मेले की भीड़ भाड़ में बचाया था, तो नौचंदी के। शबनम को नौचंदी के मेले के भीड़ में किसने बचाया था, तो वसी ने बताया था। एक ही जगह के ये सब सवालात हैं, जो अभी तक कैरेक्टर थे उन्हीं कैरेक्टरों से बातचीत हो रही है। सुगरा को वसी काजिम ने पहली बार उसकी माँ के साथ शबनम ही के कोठे पर देखा था। अब यहाँ पर देखिए सवाल ये पूछा जाएगा, वसी काजिम ने पहली बार सुगरा को कहाँ देखा था, तो शबनम ही के कोठे पर देखा था सुगरा को। और किसके साथ, उसकी माँ के साथ, यानी सुगरा के माँ के साथ ही सुगरा को देखा था। और सुगरा के कटावदार कूल्हे में सबकी नजर बचाकर ऐसी बारीक चुटकी ली थी, वहीं पर उन्होंने उसको उसकी यानी चोटी भी काट दी कि सुगरा सी करके रह गई थी। सुगरा ने भी फिर गिन गिन कर और चुपके वसी काजिम से ऐसे बदले लिए थे कि उनकी जान ही तो निकल गई थी, यानी वो उस पर पूरी तरह से फरिश्ता हो गया था। सुगरा जानती थी कि उसका मियाँ रंगीला और दिल फेंक है, वो ये बात जान रही थी। दिन रात साई की तरह साथ लगी रहती और मियाँ को उलझाए रखने के ऐसे जतन करती कि रंडियां भी आशाश करती। वो भी इस चीज को समझ नहीं पाती कि आखिर किस तरह से उस पर अपना जादू चलाया, उसको कब्जे में किया और फिर वो उस पर जान निछावर किए हुए है। लेकिन वसी मियां की मर्दानी शख्सियत ने सुगरा को बहुत शक्की बना दिया था। जो उनकी शख्सियत थी, पर्सनालिटी थी, उस चीज ने उसको शक्की बना दिया। वो उनके उतारे हुए कपड़ों को कई बार सूंघती और रूमाल के धब्बों को गौर से देखती। वसी काजिम सैयदजादा था। वसी काजिम क्या था, सैयदजादा था। उसके बाप को भला ये कैसे पसंद आता कि वो एक पेशावर दाई की लड़की को अपनी बहू बनाए, यानी सैयदजादा था वसी काजिम। तो उसके बाप को ये पसंद नहीं था कि जो पेशावर दाई है उसको अपने घर
की बहू बनाए। उसने अपने बेटे वसी काजिम की जिंदगी अजीरन कर दी, यानी उसका जीना दोभर कर दिया। उनको ये बात नागवार गुजरी। वसी को भी गुस्सा आ गया। जब उसका जीना दोभर कर दिया, उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद अजीरन कर डाली, तो उनको गुस्सा आया। और गुस्सा आता है क्यों नहीं, क्योंकि वो उस पर जो है उससे इश्क कर बैठा था। उसने पहले तो बाप को समझाया कि सोहरा दाई है, रंडी नहीं है। उन्होंने अपने बाप को क्या समझाया कि सोहरा बस एक दाई है, वो पेशावर रंडी नहीं है। जबकि सैयद जादों के कई घरों में रंडियां उनकी अजवाज के तौर पर, यानी ये जौज की जमा है अजवाज, बीवी के तौर पर पल रही थी, बीवी बनकर रह रही थी। जब वसी काजिम का बाप अपनी जिद पर कायम रहा तो सोहरा ने संख्या खाने की कोशिश की। सोहरा ने क्या खाने की कोशिश की? संख्या। यानी इसका मतलब ये है कि ये संख्या क्या है? एक जहर है। और इस संख्या कहें या एक नाम इसको कह सकते हैं जो आमतौर पे बोलते हैं आर्क सिंक। ये इस तरह से आर्क सिंक आप लिखते हैं ARSENIC, आर्क सिंक। ये खाने की कोशिश की है। क्या ये कह रहे हैं? ये बेजायका होता है और गर्म पानी में हल हो जाता है, यानी घुल जाता है, मिल जाता है उसमें। ये संख्या या फिर आर्क सिंक, गोया कि ये एक किस्म का मादन है। उसके एक उन्स का सवा हिस्सा ही हलाक करने के लिए काफी, यानी आदमी की जान लेने के लिए काफी। सिर्फ एक उन्स का सवा हिस्सा, बताइए कितना खतरनाक जहर है। पहले जमाने में इसे जो इस्तेमाल किया जाता था चूहों के मारने के लिए, और खरीदो फरोख्त का सिलसिला उसी से में होता था। लेकिन ये बहुत खतरनाक जहर है। तो ये भी कह रहे हैं कि खाने की कोशिश की, और एक बार नहीं कई बार। तो आपसे ये पूछा जाएगा सोहरा ने कौन से जहर खाने की कोशिश की, या क्या खाने की कोशिश की, या संख्या खाने की कोशिश किसने की? तो सोहरा ने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है। मगर वसी काजिम ने उसको बड़ी दौड़ धूप के बाद बचा लिया और अपने बाप का घर ये कहकर छोड़ दिया कि इमाम जमाना को जियारत में याद करके खम हो जाने वाले, मेहनत मशक्कत से कमाई करने वाली एक दाई को अपने कुंबे में जगह नहीं दे सकते, तो वो इमाम गायब के आलमी इनकलाब के तसव्वुर को कैसे कबूल करेंगे, जिसमें अदलो इंसाफ होगा, एहसास महरूमी खत्म हो जाएगा और एहसास कमतरी नाबूद हो जाएगा। वसी काजिम बहुत दिनों तक पत्थर तोड़ता रहा। अब देखिए, जब वो घर छोड़ दिया, घर से निकल गया, तो वसी काजिम ने क्या क्या काम किया? तो पत्थर तोड़ने का बहुत दिनों तक ये काम किया। शाम को उसकी बनियान पसीने की तेज बू से भभकने लगती। तो वही कह रहे हैं कि वहां पर कहा कि जिस तरह से वसी काजिम के बनियान से बू आती थी, उसी तरह से उस बिल्ले के जो है बदन से बू आती थी। तो वही उसी चीज को यहाँ पर अब यहाँ पे बताया कि क्यों ऐसा होता था। तो उसके बनियान पसीने की तेज बू से भभकने क्यों लगती थी? इसलिए कि पत्थर तोड़ रहा था, जिसको सोहरा बड़े चाव से धोती, यानी बहुत प्यार से धोती। जब इस काम में वसी के दोनों हाथ जल्द जल्द जख्मी होने लगे, यानी ये पत्थर तोड़ने के काम में उसके दोनों हाथ जल्दी जल्दी जख्मी हो जाते थे, तो वो रेलवे में खलासियों की नौकरी पा गया। वो दूसरा क्या काम करने लगा? खलासी का काम करने लगा रेलवे स्टेशन। वसी काजिम हाई स्कूल पास था। वसी काजिम कितना पढ़ा लिखा था? तो बस सिर्फ हाई स्कूल तक ही पढ़ा था। लेकिन बाप को जलाने के लिए उसने छांट छांट कर ऐसे काम किए जो सैयद जादों के लिए हद आमेज थे, यानी जिससे उनकी इज्जत जाती थी, उनको ठेस लगती थी, वो काम किए उन्होंने, जिसको जिल्लत आमेज कह सकते हैं। ऐसे काम उन्होंने चुन चुन कर किए। शादी वो सोहरा से कर चुका था। किससे? सोहरा से। और सोहरा से बार बार ये कह चुका था कि ये इमाम जमाना के आलमी इनकलाब की जानिब उसका पहला कदम है। कौन सा? यानी घर से निकलकर ये सारे काम करना जो उनके बाप की मर्जी के खिलाफ है, या सैयद जादों के लिए जो हद का आमेज हैं। तो कह रहे हैं कि इमाम जमाना के आलमी इनकलाब की जानिब पहला कदम है।
पहला कदम किस चीज को इन्होंने तस्वुर किया है, तो उन्होंने यानी सैयदजादों के खिलाफ काम करने। रेलवे में खलासी बनने से पहले अपनी बीवी के हाथ पर अपनी कमाई रखने की खातिर उसने अपने मसलक के मुर्दों को नहलाने का काम शुरू कर दिया। तो अब ये देखिए कि जब वो रेलवे में खलासी नहीं बना था, उससे पहले क्या कर रहा था, वो मुर्दों को नहलाने का काम करता था और उसकी जो कमाई होती थी वो कहाँ, अपनी बीवी के हाथ में रखता था। ये वो जमाना था जब अक्सर शिया खानदानों में मुर्दे को गस्साल ही गुस्ल दिया करते थे। मुर्दे को कौन गुस्ल देता था? गस्साल ही, गुस्ल देने वाले ही गुस्ल देते थे। कहाँ? शिया खानदानों। एक बार वसी काजिम एक नौजवान मुर्दे को नहलाते हुए लगातार इस अजीबो गरीब शक में मुब्तला रहा। कौन से? कि इस मुर्दे में जान बाकी है। कफन पहनाकर ताबूत में लेटाते वक्त तक बार बार उसका जी अंदर से यही कहता रहा कि मुर्दे का बदन लाश की तरह ठंडा नहीं, और उसके नथनों से गर्म हवा का निकलना और हथेली पर महसूस होना और उसकी आंखों में रोशनी की चमक सब कुछ जिंदा इंसान की तरह है। बल्कि एक बार तो वसी को महसूस जैसे हुआ मुर्दे के बगलों को साफ करते वक्त यकायक मुर्दे को गुदगुदी सी महसूस हुई थी, और एक पल तो उसके होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। जब मुर्दे को कब्र में उतारकर कब्र पर लकड़ी के पटरे रख दिए गए और ऊपर से मट्टी डाल दी गई, तो रात में वसी को बहुत तेज बुखार चढ़ा और दूसरे दिन से उसने गस्साली का काम बंद कर दिया। कब? जब उसको बहुत तेज बुखार आया और उसको महसूस हुआ था कि ये मुर्दा जिंदा है। वसी काजिम कभी कभी सोहरा से कहता था, मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम मुझसे आजिज आ जाओगी और भागने लगोगी। ये किसने कहा है? तो वसी काजिम ने सोहरा से कहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सेंटेंस देकर पूछा जा सकता है। फिर तुम्हारा जी चाहेगा कि किसी और मर्द का जायका चखो, रोज रोज अरहर की दाल खाते खाते तंग आ जाओगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पिचमेल दाल पकाओगी। अरहर की दाल खाते खाते थक जाओगी तो कौन सी पिचमेल दाल पकाओगी। वसी की बातें सुनकर पहले तो सुगरा पहले तो रो दिया करती थी, फिर वो ऐसे फिक्रों और बातों की आदी हो गई। ऐसे जुमले उसको रोज सुनने को मिलते थे, अब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन पहले वो क्या करती थी? रो देती थी। वसी कुछ ही रोज रेलवे में खलासी रहा, उसके बाद स्टोर कीपर हो गया। रेलवे में खलासी के बाद उन्होंने क्या काम किया? स्टोर कीपर का काम किया। सुगरा ने अपने प्यार का पट्टा उसके गले में ऐसा बांधा कि उसकी सुध बुध ही खो गई, उसकी बुद्धि काम नहीं करने लगी। वसी 40 बरस का होकर जब मरा, यानी वसी कितने बरस का होकर के मरा है? 40 बरस। जब उसकी उम्र 40 साल हुई तब उनकी वफात हुई। जब मरा तो हमेशा सुगरा को यही शक रहा कि वो मरा नहीं है, कहीं रूपोश हो गया है, यानी मतलब कहीं छुप गया है, मरने का यकीन ही नहीं हुआ उसको। एक बारगी बूढ़ी सुगरा के कानों में बिल्ले के रोने की फिर आवाज आई, यानी इतनी बात सुनी कि वो सोच ही रहा था, गौर कर रहा था कि ये पिछले आशूर में ऐसा ऐसा हुआ था। तो फिर दोबारा से जैसे सुनने बिल्ले के रोने की आवाज सुनी तो क्या हुआ? देखिए, वो कह रही है कि अगर हुसैन के गम में रो रहे हैं तो और बात है। उन्होंने क्या कहा? ये सुगरा ने कहा कि अगर आप, ए जनाब बिल्ला, अगर आप हुसैन के गम में रो रहे हैं तो कोई बात नहीं, वरना रोना धोना बंद करिए और इधर पलंग पर आ जाइए। सुगरा ने यह बात बिल्ले को मुखातब करके कही। 2 पल तो बिल्ला अपने को चाटता रहा, फिर उतर कर आंगन में आया और आंगन से सुगरा के बिस्तर पर। पहले वो सरहाने की तरफ गया। सरहाने एक किताब रखी थी। बिल्ले ने किताब को तवज्जो के साथ सूंघा, फिर अपने एक पैर से उसको छेड़ने लगा। किताब खुल गई। सुगरा बहुत गौर से बिल्ले को ऐसा करते देखती रही। फिर खुली हुई किताब को उन्होंने जल्दी से उठा लिया और लालटेन की लौ घबरा कर कांपते हाथों से तेज की।
हल्की रोशनी में अपनी बूढ़ी आंखें उन्होंने उस सफ़े पर गड़ा दी जो खुल गया था। उनके मुशाहदे के मुताबिक बिल्ला पहले भी इस किताब के साथ ऐसा सलूक कर चुका था और इस तरह खुल जाने वाले सफ़े को सुगरा ने हमेशा बहुत गौर से पढ़ा था। जैसे फाल देखने के लिए दीवाने हाफिज को लोग खोलते हैं और सफ़े के पहले शेर को पढ़कर मतलब बरारी करते हैं, मतलब निकालते हैं। उन्होंने भी इस किताब को पढ़ा और मतलब निकाला। तो देखिए क्या है, वो किताब हालात इमाम ज़माना से मुताल्लिक थी और जो सफ़ा इत्तेफाकन खुल गया था और उसकी तहरीर ये थी। क्या था उसमें लिखा हुआ? खुलासा ये है कि कायम आल मोहम्मद अजल्लुल्लाह फरजहु हिदायत आलम के लिए इस वक्त जाहिर होंगे जब दुनिया में बेदीनी फैल जाएगी, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी होगी, अवाम को आले कार बनाया जाएगा, जमाअतें बकसरत होंगी, अहद शिकनी आम होगी, दुनिया का हिर्स इस कदर बढ़ जाएगा, यानी लालच इस कदर बढ़ जाएगी कि औरतें मर्दों के साथ मिलकर तिजारत करेंगी, ट्रेड करेंगी, मस्जिदों में आराइश होने लगेगी, वहां लोग सफ बस्ता एक दूसरे के करीब होंगे, जाहिरी इज्तिमा होगा मगर बातिनी इफ्तराक रहेगा, दूरियां होंगी, दिल भेड़ियों जैसे होंगे। 15 माह रमजान को सूरज गहन, दमदार सितारे का मशरिक से तुलू, दीवार मस्जिद कोफा का इन्हिदाम, जानिबे गर्ब से एक लश्कर का उठना और समते शर्क से उसका मुकाबला, मशरिक से आलमगीरी फितने का बुलंद होना, मगरिब की जानिब बड़ी आग का भड़कना। बस ऐसे खौफनाक दौर में और ऐसी गुमराही के जमाने में उस रहनुमा का ज़ुहूर होगा जो सारे जहां के लिए हिदायत और रहमत है, ताकि दुनिया को अमन व अमान का पैगाम पहुंचाए। ये जो है उस सफ़े में लिखा हुआ था। तो अब देखिए कि सुगरा ने सफ़ा ख़त्म किया, इस सफ़े को पढ़ा, फिर किताब बंद की और लालटेन की लौ धीमी करके बोली। क्या बोली? हाँ, कुर्बे क़यामत है। बिल्ले ने बिस्तर पर अपनी पीठ ऊंची करके बदन को एक खास जाविया देकर अकड़ाया, फिर जमाई ली। अब पानी में मत भीगिएगा, लेट कर सो जाइए। बिल्ला बिस्तर पर पांति रखी रजाई के खोल में घुस गया। सुगरा छोटे से खटोले पर बदन सुकेड़ कर और गुड़मुड़ी मार कर लेट तो गई, मगर फटी फटी आंखों से देर तक पड़ोस के मकान वाले की लड़की की दीदा दिलेरी पर अशाश करती रही। दिन दिहाड़े माँ बाप की मौजूदगी में अपने यार को बुलाकर चुमा चाटी करती है छिनाल, और अमा अब्बा हैं कि टुकुर टुकुर दीदम दम न कशीदम। ये वो उस वक्त देख रही थी और उसके दिल में आ रहा था और उन्होंने एक गाली भी दी है छिनाल। और कब करी? दिन दहाड़े माँ बाप की मौजूदगी में ये काम कर रही और वो लोग कहें कि टुकुर 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 दीदम दम न कशीदम। वो लोग बस सिर्फ देख रहे हैं टकटकी मारकर और कुछ नहीं कह पा रहे हैं, न कर पा रहे। सुगरा को यकायक अपनी जवानी के वो दिन याद आए जब उन्होंने ये चीज देखी लेटे लेटे, यानी छत पर के ऐसा पड़ोस के छत पे पड़ोस में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसको जवानी के दिन याद आए। कौन से दिन? जवानी के दिन। क्या याद? क्या है ये कि जब मुल्क में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिए जाने का मातम मनाया जा रहा था। ये उस समय को याद किया और वो समय उनको याद आया, गोया कि उस समय वो क्या थी? जवान थी। उन्हीं दिनों जब सुगरा ने अजमल सराय के पीछे रहने वाले पतंग साज रईस मिर्जा की लड़की के बारे में ये सुना कि चुन्नी लाल कनकव्वा फरोश का लड़का रात के अंधेरे में अपनी छत से जुड़ी हुई मिर्जा की छत पर फांद कर आ जाया करता है, तो सुगरा को यकीन हो गया कि कुछ ही दिनों में कोई गुल खिलने वाला है। अब यहां देखिए कैरेक्टर आपका बढ़ा है। कैरेक्टर क्या बढ़ा? एक तो ये आपसे पूछा जाएगा कि किस जमाने के को याद किया है, और उसके जवानी के जमाने में अजमल सराय के पीछे कौन रहता था? पतंगसाज रहता था, रईस मिर्जा,
تو کہہ رہے ہیں کہ پتنگ ساز رئیس مرزا کی لڑکی کس کے لڑکے کے ساتھ جو ہے اس کے چکر چل رہے تھے، تو چنی لال کنکوا فروش کا لڑکا اس کے ساتھ، وہ کون تھا؟ ایک دوسرے کے پڑوسی تھے۔ اس طرح کے سوالات یہاں سے ہوں گے، تو یہ پیراگراف بھی بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے، اس کو ضرور دھیان میں رکھیے۔ سغرا کو اپنی ماں کے بیان کے مطابق یہ علم تو تھا ہی کہ رئیس مرزا کا خاندان آصف الدولہ کے بیٹے نواب وزیر آصف جاہ کے سلسلے نسب سے تھا۔ تو اب یہ دیکھیے، اب سے سوال یہی پوچھا جائے گا کہ رئیس مرزا کا خاندانی تعلق یا سلسلے نسب کس سے ملتا ہے؟ تو نواب وزیر آصف جاہ، یہ کون ہے؟ آصف الدولہ کے بیٹے ہیں۔ مرزا نے اس وقت بھی اپنی شرافت اور خاندانی عظمت کو نیچا نہ ہونے دیا، یعنی مرزا نے اس زمانے میں بھی جس وقت اسے سارا یعنی سب کچھ لٹ چکا ہے، اب وہ نواب بھی نہیں رہا، تب بھی اپنی عزت اور اپنے وقار کو بچائے ہوئے ہے۔ ان کی عظمت آج بھی اتنی ہی ہے جتنی آصف الدولہ یا پھر وزیر آصف جاہ کے زمانے میں۔ جب وہ مانجھے کی، یعنی اس عظمت کو بتا رہے ہیں کہ مانجھے کی ڈور سوت کر اور اپنی ہتھیلیاں لہو لہان کر کے چنی ہوئی آستینوں والے براق اور بے داغ انگرکھے میں پوری جامع زیبی کے ساتھ بازار سے نکلتے تھے اور کسی ایک فاقہ زدہ کو نان بائی کی دکان پر کھانا کھلاتے تھے، یعنی اس کے پاس پھر بھی کچھ نہیں، لیکن پھر بھی ایک فاقہ زدہ کوئی ایسا شخص ہے جو کھانا نہیں کھایا، اس کو وہ نان بائی کے یہاں سے کیا کرتا ہے؟ کھانا کھلاتا ہے۔ یعنی کنگالی کے دور میں بھی یہ حال ہے۔ ایک رات انہی دنوں سغرا کے دروازے پر کوہاروں نے آواز لگائی۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک رات جو ہے سغرا کے دروازے پر کوہاروں نے آواز لگائی۔ کیا آواز لگائی؟ جو یعنی سغرا کو باہر نکلنے کے لیے پتہ لگا رئیس مرزا کے گھر سے ڈولی بھیجی گئی۔ آواز لگائی تو اس کو پتہ کیا چلا کہ رئیس مرزا ہے جو اتنے باعزت اور خاندانی عظمت والے شخص ہیں، ان کے گھر سے کیا آئی ہے؟ ڈولی بھیجی گئی۔ سغرا کے گھر پر نہ جانے کتنے زبوں حال شریفوں کے گھروں سے چپ کے ڈولیاں بھیجی جاتی تھیں، اور جب ان شریفوں کی مصیبت دور ہو جایا کرتی تو وہی شریف زادگان سغرا کو نیچ پیشہ سمجھ کر حقارت کی نظروں سے بھی دیکھتے تھے۔ ایک بار تو سغرا کو اس قدر غصہ آیا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو سل پر رکھ کر بٹے سے کچل ڈالنا چاہا، یعنی سل پر ہاتھ رکھا اور بٹے سے اس کو کچلنے کی کوشش کی کہ راتوں میں اس کی خفیہ طلبی کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے، یعنی جو چپکے سے اس کا بلاوا ہوتا ہے وہ سلسلہ ہی ختم کر دینا چاہتی تھی۔ وہ یہ بات سمجھ نہیں پاتی تھی کہ جو لوگ اس کو اپنے برابر بیٹھنے کی جسارت پر تیوریاں چڑھا کر دیکھتے تھے، وہ انہی کی غلاظتوں کو زمانے سے چھپانے کے کام میں آخر کیوں لگی رہتی ہے۔ کوہار تھے کہ دروازے سے ٹلنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آخر کو سغرا بوجھل دل سے ڈولی میں بیٹھ گئی، بہت بوجھل دل سے بیٹھی۔ رئیس مرزا کے دروازے پر جلتی لالٹین سے دور اندھیرے میں ڈولی روکی گئی، اندھیرے میں ہی سغرا اتاری گئی اور تیزی سے صدر دروازے سے پلک جھپکتے میں اندر کر دی گئی۔ سغرا نے وہاں پہلے عشاء کی نماز پڑھی، پھر خدا سے دعا کی کہ گھر کی عورتوں کے شبہات یعنی ان کے شک غلط نکلیں۔ لڑکی نے 2 روز سے کھانا پینا بند کر رکھا تھا، گورے چٹے اور روشن ماتھے پر نقاہت یعنی کمزوری کا پسینہ چمک رہا تھا اور ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں، روتے روتے آنکھوں کے پپوٹے سوج گئے تھے۔ سغرا نے گرم پانی، تولیہ، صابن اور سلفچی منگا کر اندر سے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ یہ ان کے بارے میں ہے کہ ان کو جب بلایا گیا تھا تو اس کو چیک کرنا تھا، دیکھنا تھا، تو انہوں نے یہ ساری چیزیں منگا کر انہوں نے اندر سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ جب ہر طرح سے اطمینان کر لینے کے بعد وہ باہر آئیں کمرے سے تو لڑکی کی ماں سے انہوں نے صاف بتایا کہ بہت دیر ہو چکی ہے، چھیڑ چھاڑ کرنے میں جان کا خطرہ ہے، اگر اس کے حمل کا اسقاط ہوتا ہے
تو پھر اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ الٹے پیروں ڈولی سے واپس گھر آ کر سغرا نے رات گزاری اور فجر کی نماز ادا کر کے چوکی پر سے اٹھی بھی نہیں تھی کہ کریم بہشتی، یہ کردار آ گیا ہے پانچواں، کریم بہشتی کے چھوکرے نے آنگن میں مشق کے ساتھ گھستے ہی آواز لگائی کہ آدھی رات گئے مرزا نے اپنے آنگن کی قدیم باولی یعنی قدیم کنویں میں اپنی بیٹی کو ڈھکیل کر خود بھی چھلانگ لگا لی، یعنی بیٹی کے ساتھ رئیس مرزا نے چھلانگ لگا کر جان دے دی ہے۔ یہ خبر کس نے دی؟ کریم بہشتی نے۔ کس کو؟ سغرا کو۔ بوڑھی سغرا نے بستر پر لیٹے لیٹے اپنے پیروں کی طرف ٹٹولا، مگر ان کا بلا اب وہاں نہیں تھا، پیٹھ کے پیچھے دبکا اپڑا تھا۔ تو یہ ایک واقعہ بتایا، پھر ان کو یاد آیا تو وہاں پر دیکھا بلا ہے ہی نہیں، تو کیا ہے؟ اس طرح سے انہوں نے کروٹ لی، بلے کے سر کو انگلیوں سے سہلانا شروع کر دیا، پھر وہ دھیرے سے بولی، سنتے ہیں آپ؟ بلے نے جواب میں آنکھیں بھی نہ کھولی، لیکن اس نے سغرا کو ایک سرد آہ کھینچتے سن لیا۔ ہائے کیسے پر لگ جاتے ہیں دنوں، کیسے پر لگ جاتے ہیں۔ 80 برس تو مجھے ہی ہو گئے ایک امام غائب کے انتظار میں، 80 برس سے انتظار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ سوال آپ سے پوچھا جائے گا، کتنے دنوں سے امام غائب کا انتظار کرتے ہوئے انہوں نے بسر کر ڈالی ہے؟ تو 80 سال بسر کر ڈالی ہے۔ یاد ہے آپ نے پالم پور کے مجتہد کو ایک برس گھر کی سالانہ مجلس پڑھنے کے لیے بلایا تھا۔ کس کو؟ پالم پور کے ایک مجتہد کو سالانہ مجلس پڑھنے کے لیے۔ منبر پر بیٹھ کر انہوں نے ہی تو کہا تھا کہ وہ لوگ جو اپنے کو حضرت امام زمانہ کا منتظر کہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کو ایک بڑی تبدیلی کے لیے آمادہ کریں۔ کس کے لیے؟ تبدیلی کے لیے آمادہ کریں، جو حضرت امام زمانہ کا اپنے آپ کو منتظر بتاتے ہیں۔ پالم پور کے مجتہد نے یہ بات کہی تھی۔ اپنا خود امتحان لیں اور اپنی سوچ کو حق کی کسوٹی پر رکھ کر دیکھیں، بولیے میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ بلے کو سغرا نے ایک ہاتھ سے جھنجھوڑ کر پوچھا۔ بلے نے اپنا پورا بدن ایک بار تان دیا، منہ کھول کر جمائی لی اور ادھ کھلی آنکھوں سے سغرا کو دیکھا۔ آپ تو گواہ ہو کہ میں اپنے بیٹے کے گھر سے کیوں نکلی تھی۔ اب یہاں سے ایک بات بتا رہے ہیں، کیونکہ اب وہ وہاں بیٹے کے گھر میں اس کا مطلب نہیں رہ رہی ہے، تو وہی کہہ رہا ہے کہ بیٹے کے گھر سے کیوں نکلی ہے، اس بات کو بھی جاننا ہے۔ یہاں پر بتا رہا ہے، یعنی انہوں نے بلے کو جھنجھوڑا اور یہ سوال کیا۔ سغرا نے کچھ ایسے اعتماد سے سوال کیا جیسے بلا نہیں، ان کے شوہر وسیع کاظم ان کے پاس بیٹھے ہوں، یعنی جو اعتماد تھا تو وہ لگا کہ بلا نہیں ہے بلکہ ان کا شوہر وسیع کاظم ہے۔ سغرا کو بہو کے گھر کے امام باڑے کی وہ رات یاد آئی۔ اسی وقت بہو کے گھر کے امام باڑے کی رات یاد آئی سغرا کو، جب ان کے بہو نے شام کو گھر کے ایک کمرے میں سجائے گئے امام باڑے کا دروازہ کھولا تھا اور موم بتیاں جلا کر، اگربتیاں سلگا کر اور ہاتھ پھیلا کر یہ دعا مانگی تھی۔ ان کی بہو نے کیا دعا؟ یا مولا آپ گھروں گھروں اپنے معجزے دکھا رہے ہیں، بس ایک بار میرے امام باڑے میں بھی معجزہ دکھا دیجیے۔ ہر جگہ دکھاتے ہیں تو میرے امام باڑے میں بھی معجزہ دکھا دیجیے۔ سغرا کو اپنی بہو کی یہ مراد کچھ عجیب سی لگی۔ اس زمانے میں آئے دن گھروں کے عزا خانوں، یعنی جہاں پر تعزیہ ہوتا تھا اس گھر میں، تو عزا خانوں میں مولا کے معجزے ہو رہے تھے۔ کبھی خبر آتی کہ جعفری وکیل کے عزا خانے میں امام حسین کے علم سے خون کی دھار بہی۔ تو اب یہ دیکھیے کہ خبر کیا آتی، یہاں پہ آپ سے سوال پوچھا جائے گا، جعفری وکیل کے عزا خانے میں کس چیز کی دھار بہی؟ خون کی۔ یا پھر یہ پوچھا جائے گا امام حسین کے علم سے خون کی دھار بہنے کی خبر کس کے عزا خانے سے آئی؟ تو جعفری وکیل کے۔ کبھی عورتیں خبر لاتی کہ بینک مینیجر نقوی صاحب کے امام باڑے میں آقا مولا کے علم سے سنہری شعائیں پھوٹتی ہیں۔
اب آپ سے سوال پوچھا جائے گا، آقا مولا کے علم سے سنہری شعاعیں کس کے امام باڑے سے پھوٹنے کی خبر شائع ہوئی نکلی؟ بینک مینیجر نقوی صاحب۔ صغرا یہ خبریں سنتی، عورتوں کو جوق در جوق ایسے امام باڑوں میں دھکا مکی کر کے گھستے ہوئے دیکھتی اور سانس روکے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ کر پاتی۔ دوسروں کے بارے میں تو وہ کچھ نہ کہہ سکیں، لیکن جس دن مہندی کا جلوس تھا، مہندی کے جلوس کے دن کی بات بتا رہے ہیں کہ شام انہوں نے اپنی بہو کو شہید کربلا حضرت قاسم کے تابوت پر استادہ علم کو مہندی سے بستے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور بعد میں سینہ پیٹ کر پکارتے بھی سنا، ہائے علم پر مہندی کہاں سے آئی؟ خود انہوں نے لگایا اور پھر سینہ پیٹ کر یہ کہا۔ پلک جھپکتے میں مشہور ہو گیا۔ کیا مشہور ہو گیا؟ کہ وسیع کاظم کے گھر پر مولا کا معجزہ ہوا ہے۔ یہ بات پورے مشہور ہو گئی کہ اس کے یہاں بھی معجزہ ہو گیا۔ کس چیز کا؟ علم کو مہندی لگانے۔ صغرا کس سے کہتی اور کیسے کہتی کہ کبھی نماز روزہ بھی نہ کرنے والی عورت اور ہر دم اپنا لباس، اپنے کھانے، اپنے جسم اور اپنی پسند کی خواہش کو کسی بھی طرح پورا کرتے رہنے کے جتن میں لگی رہنے والی ان کی بہو کتنی بڑی جھوٹی، فریبی اور مکار ہے۔ بہت برس پہلے جب ان کا بیٹا 12 یا 14 برس کا رہا ہوگا، اب یہ واقعہ بتا رہے ہیں کہ جب ان کا بیٹا 12 یا 14 ہی سال کا تھا، کن کا؟ یعنی وسیع کاظم یا صغرا کا، تو اور ملک میں تقسیم کے بعد فسادات پھوٹ پڑے تھے اور سر پر عمامہ باندھے اور کالی عبا پہنے بڑے بڑے مجتہدوں کے خاندان ریلوے پلیٹ فارم پر پڑے پڑے پاکستان جانے والی گاڑیوں کا انتظار کرتے تھے۔ صغرا نے ایک مولانا کو اسٹیشن لے جانے اور انہیں گاڑی میں بٹھانے کی خدمت انجام دینے کے لیے اپنے بیٹے رضی کاظم کو بھیجا۔ اب یہ دیکھ لیجئے، وسیع کاظم کے بیٹے کا نام یا صغرا کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ رضی کاظم۔ یہ ایک کردار ہے۔ سارے کردار آپ دیکھیں، یاد کر لیں گے اور سمجھ میں بھی آئے گا۔ جیسے کہ وسیع کاظم، رضی کاظم، صغرا، شبنم، اسی طرح سے آپ کے سامنے کریم بہشتی کا کردار آیا اور اب یہاں رضی کاظم اور بلّہ کا کریکٹر آپ نے دیکھا۔ مولانا کو پلیٹ فارم پر جب بھوک لگی اور کھانے کا سامان فروخت کرنے والا ایک بھی مسلمان وہاں نظر نہ آیا تو مولانا نے رضی کاظم کو اسٹیشن کے باہر بھیج کر مسلمان حلوائی سے جلیبیاں منگوائیں۔ رضی کاظم باہر نکل کر بہت بھاگے دوڑے مگر انہیں آس پاس کسی بھی مسلمان حلوائی کی دکان نظر نہ آئی۔ آخر کو انہوں نے ہندو حلوائی سے جلیبی خریدی اور مولانا سے جھوٹ بولا کہ مسلمان حلوائی کی دکان سے لایا۔ مولانا نے جلیبی کا ناشتہ کیا، 2-4 جلیبیاں پڑیا میں راستے کے لیے رکھ لیں اور رضی کاظم کے پوچھنے پر کہ وہ کون سی کتاب لگاتار بڑے شوق سے پڑھے جا رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ تاریخ کی کتاب ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پردادا کو اودھ کے بادشاہ امجد علی شاہ نے سلطان العلماء مجتہد العصر کا خطاب پیش کیا تھا۔ امجد علی شاہ نے ان کے پردادا کو کس چیز کا خطاب دیا تھا؟ مجتہد العصر سلطان العلماء کا خطاب دیا تھا۔ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اور سلطان العلماء نے برطانوی اقتدار کے اثر میں آنے والے شعبوں کو چھوڑ کر باقی تمام شعبوں کو اسلامی قوانین کے مطابق ہی چلایا تھا۔ رضی کاظم نے مولانا کو ٹرین میں بٹھا کر اور گھر آ کر اپنی ماں صغرا کو بتایا۔ رضی کاظم نے اپنے ماں صغرا کو کیا بتایا کہ اگر میں ہندو حلوائی کی جلیبی کو مسلمان حلوائی کی جلیبی بتا کر نہ کھلا دیتا تو مولانا بھوکے بغیر ناشتے کے سفر کرتے۔ کئی برس بعد صغرا کو خبر ملے کہ پاکستان میں مسلمانوں نے شیعہ سنی جھگڑے میں انہیں ذبح کر ڈالا، یعنی وہی مسلمان، وہی جو مولانا تھے، اس کو شیعہ سنی جھگڑے میں کیا کر دیا؟ ذبح کر دیا۔ لیکن انہیں کھانا پہلے کھلا کر خالی پیٹ کسی کی جان لینے کے گناہ سے خود کو صاف بچا لیا۔ خالی پیٹ جو ہے ان کو
ان کی جان نہیں لی گئی بلکہ ان کو کھانا کھلایا، تو اس بات کی انہیں خوشی تھی۔ جو ان کو گناہ لگ رہا تھا وہ گناہ سے بچ گئی۔ سغرا پر قیامت اس روز گزری جب ان کی بہو نے سغرا کی بیماری کے دنوں میں کئی بار ان کے پیشاب کے بستر کو دھونے کے بعد ان کے بیٹے سے 4 چوٹ کی لڑائی لڑی تھی اور اپنے شوہر سے صاف اعلان کر دیا تھا کہ میں تمہاری والدہ کی خدمت کی ایک پل کو بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوں۔ رضی کاظم کی بیوی مہینے میں 2 بار ہوٹلوں میں کٹی پارٹیوں میں جایا کرتی تھی۔ مہینے میں کتنے بار؟ 2 بار وہ جایا کرتی تھی پارٹیوں میں۔ وہ گھر سے باہر کبھی میاں کے ساتھ تو کبھی اکیلی کھانا کھاتی تھی، اور گھر پر کھانا پکانے والی کے ناغہ کرنے پر 2 منٹ میں تیار ہو جانے والی پیکٹ کے بند غذاؤں کو ابال کر کھا لینے کی رسم پوری کر لیا کرتی تھی۔ سغرا کو اس غذا کو دیکھ کر ہی کراہت آتی تھی۔ وہ ان کو ابلے ہوئے کیچوے سمجھ کر دیر تک ابکائیاں لیتی رہتی۔ سغرا کو جب معلوم ہوا کہ رضی کاظم ان کی بہو کی گرفت میں جکڑ گیا ہے اور ان کے مثانے کی کمزوری کا علاج نہ تو حکیموں کے پاس ہے اور نہ ڈاکٹروں کے پاس، اور اگر علاج ہے بھی تو اس پر روپیہ خرچ کرنے کے لیے بہو کے ڈر سے بیٹا آمادہ نظر نہیں آتا، اور گھر میں اکثر دیر رات تک سغرا بھائیں بھائیں کرتی ویرانی میں اکیلی پڑی رہتی، تو انہوں نے نالے کے اوپر بنے ہوئے اس کچے مکان کی کوٹری میں رہنا پسند کیا جس میں پڑوس کا گھوسی چارے پانی کے لیے اپنی بھینسیں باندھا کرتا تھا۔ وہ محرم کی 8 تاریخ تھی جب انہوں نے بیٹے کا گھر چھوڑ کر اس مویشی خانے کوٹری میں پناہ لی تھی۔ اب آپ سے یہ پوچھا جائے گا وہ مویشی خانے کی کوٹری میں پناہ لینے کے لیے کس تاریخ کو آئی تھی؟ محرم کی 8 تاریخ۔ اس روز کی مردانی مجلس میں ان کے بیٹے رضی کاظم نے اپنے باپ کی طرح پالمپور کے مولانا کو بلایا تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ اس روز بلایا تھا ان کے بیٹے نے، تو سغرا چپکے ایک پوٹلی میں اپنی ضرورت کی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ جب وہ وہاں سے نکل کے آئی تو اس دن رضی کاظم کر کیا رہا تھا؟ مردانی مجلس کے لیے پالمپور کے ایک مولانا کو بلایا تھا۔ تو آپ سے یہ سوال بھی پوچھا جائے گا کہ پالمپور سے کسے وسیع کاظم نے رضی کاظم نے بلایا تھا؟ تو مولانا کو۔ یا پالمپور سے مولانا کو کیوں بلاتا تھا؟ مجلس کے لیے، مجلس کرانے کے لیے۔ تو انہوں نے پوٹلی میں سب چیز سمیٹ لی تھی اور مردانے میں ممبر پر حدیث خاں مجلس پڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ لوگ مجلس پڑھتے ہوئے وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ مولانا کہہ رہا تھا مومنین، ایک روایت کے مطابق حضرت امام جعفر کا فرمانا ہے کہ جس وقت تم یہ دیکھو کہ دین خدا اپنے مفاہیم سے اس طرح خالی ہو گیا ہے جس طرح برتن الٹ دیا گیا ہو، جس وقت تم یہ دیکھو کہ مرد پر عورتیں عورتوں پر اکتفا کر رہی ہیں، جس وقت تم یہ دیکھو کہ رشتے ناطے ٹوٹ چکے ہیں، جس وقت تم یہ دیکھو کہ لوگوں کی ساری توجہ پیٹ اور شرمگاہ پر مرکوز ہے، ایسے زمانے میں اپنے آپ کی حفاظت کرو، خدا سے نجات طلب کرو کہ تمہیں مفاسد سے محفوظ رکھے۔ ابھی روایت بیان کرنے والا ذاکر ممبر سے اتر بھی نہ پایا تھا کہ سغرا اپنی اولاد کا گھر چھوڑ کر اور ایک پوٹلی بغل میں دبا کر اور برقع اوڑھ کر لکڑی ٹیکتی کلکتہ جوتیاں سٹاتی مویشی خانے کی ایک کوٹری میں آ کر آباد ہو گئیں تاکہ آئے دن کے فسادوں سے دور رہ سکیں۔ بیٹے کے گھر میں اگر کسی کے چھوٹنے کا انہیں غم تھا تو وہ ان کی پوتی سکینہ تھی۔ سکینہ کس کی بیٹی تھی؟ تو سکینہ یہ رضی کاظم کی بیٹی تھی اور سغرا کی پوتی تھی۔ تو آپ کو یہ پوچھا جائے گا سغرا کی پوتی کا نام کیا ہے؟ سکینہ، شبنم، یا اسی طرح سے سالمہ، یا پھر رافعہ۔ تو سکینہ تھی۔ سکینہ کو رضی نے بڑے لاڑ پیار سے پالا تھا۔ تب کمپیوٹر کا چلن شروع بھی نہ ہو پایا تھا۔ اس وقت تک کمپیوٹر کا چلن بھی شروع نہیں ہوا تھا
کہ باپ نے سکینہ کو M.Com کے ساتھ کمپیوٹر کا ایڈوانس کورس بھی کرا دیا تھا۔ اب سے یہ پوچھا جائے گا کہ سکینہ نے کون سا کورس کیا تھا یا اس کے باپ نے اس کو کون سا کورس کرایا تھا؟ M.Com کا M.Com کرایا تھا، اس کے ساتھ انہوں نے کمپیوٹر کا ایڈوانس کورس کرایا۔ صغرا نے خاص طور پر بچپن میں سکینہ کو دینی تعلیم دلوائی تھی۔ تو صغرا نے بچپن میں سکینہ کو کس چیز کی تعلیم دلوائی تھی؟ یہاں پہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، یعنی دینی تعلیم۔ زنانی مجلسوں میں سکینہ بڑے اعتماد سے حدیث خوانی کرنے لگی تھی۔ نئی جوانی، قبول صورت، کندنی رنگ، بھرا بھرا پرکشش سینہ، قد بھی نکلتا ہوا، شمالی ہند کے کسی ہندو لڑکے نے جو انجینئرنگ کی تعلیم کی غرض سے مقیم تھا اس پر ڈورے ڈالے۔ کون؟ انجینئرنگ کی تعلیم کی غرض سے وہ وہاں پر رہ رہا تھا، تو اس نے اس پر کیا کیا؟ ڈورے ڈالے، یہ یعنی اس سے پیار کا اظہار کیا۔ گھر میں خبر پہنچی، یہ بات گھر والوں کو معلوم ہوئی۔ باپ ماں نے سختیاں کی، دونوں نے سختی کی۔ پہلے تو سکینہ نے انہیں سمجھایا کہ بہت کوشش کے بعد بھی اپنے لیے وہ کوئی معقول روزگار والا باصلاحیت مسلمان لڑکا نہیں تلاش کر پائی ہے۔ وہ اس لڑکے کی دوستی کو ذریعہ بنا کر باہر جانا چاہتی ہے جہاں اسے امید ہے کہ وہ کامیاب ہو سکے گی، مگر اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا گیا، اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوا۔ اب کبھی کبھی سکینہ 2-3 دن کچھ کھائے پیے بغیر گھر کے کسی بھی کمرے کے ایک کونے میں کھڑی رہتی اور دماغی علاج کرنے والے ڈاکٹر کے سوالوں کے جواب میں اسے یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ بھوک پیاس نہ لگنے اور بیٹھنے یا لیٹنے کو جینا چاہنے کے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ وہ پاگل ہے۔ ایک دن صغرا کو سکینہ کی بہت یاد آئی، کہہ رہے صغرا کو ایک دن سکینہ کی بہت یاد آئی۔ وہ دل پر جبر کر کے بیٹے کے گھر گئیں، مگر جب ان کی بہو نے جدھر جدھر وہ جاتی ادھر ادھر ان کے پیچھے لگ کر ان کی اس طرح نگرانی کرنا شروع کر دی جیسے وہ گھر سے کچھ اٹھا نہ لے جائیں، تو اس کے بعد سے صغرا نے اس گھر میں قدم رکھنا بند کر دیا اور وہ رقم جو کبھی کبھی ان کا بیٹا انہیں بیوی سے چھپا کر دے دیا کرتا تھا اسے بھی لینے سے انکار کر دیا۔ وہ آوارہ سایہ بدہیئت سا کالا بھجنگ بلہ جس کے گلے میں اب موتیوں کا پٹا پڑا رہتا ہے، صغرا کو اس مویشی خانے میں آنے کے بعد ملا تھا۔ صغرا کو کہاں ملا ہے؟ جب وہ مویشی خانے میں آ گیا تب وہ بلہ ملا ہے۔ تو آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ بلہ صغرا کو کہاں ملا؟ تو مویشی خانے میں آنے کے بعد۔ کبھی کبھی بلیاں اس کو تلاش کرتی ہوئی دیوار پر خوب لڑتی، خدا جانے کن آوارہ بلوں نے اس کو چیڑ پھاڑ کر خونم خون کر ڈالا تھا۔ وہ دیوار پر بیٹھا روتا رہا اور اپنے زخم چاٹتا رہا۔ اس کی آواز بار بار کوٹری میں لیٹی ہوئی صغرا کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ایک بار انہیں ایسا لگا کہ ان کے مرحوم شوہر وسیع کاظم شیعہ سنی کی لڑائی میں اپنے بازوؤں پر لاٹھیوں کی بند چوٹوں کے درد سے جس طرح کراہا کرتے تھے یہ بلہ بھی ویسے ہی کراہ رہا ہے۔ بلے نے انہیں گھورتے ہوئے پھر ویسے ہی کراہنے کی آواز نکالی۔ صغرا دل پر ہاتھ رکھ کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے بلے کو دیکھتی رہیں۔ کچھ دیر بعد وہ زخمی بلہ دیوار سے نیچے اترا اور دم اوپر اٹھا کر ان کے پیروں کے گٹھوں پر اپنا بدن رگڑنے لگا۔ یکایک ان کے نتنوں میں ایسی بو محسوس ہوئی، یعنی صغرا کو اپنے نتنوں میں یہ بو محسوس ہوئی جیسی وسیع کاظم کے پسینے میں ڈوبی بنیان سے آیا کرتی تھی۔ صغرا کا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ پہلے بھی وہ اس بلے کی موجودگی میں وسیع کے پسینے کی بھی بو محسوس کر چکی تھی۔ وہ گھبرا کر کوٹری کی جانب پلٹیں، جلدی سے اندر گھس گئیں اور پلٹ کر بڑے استعجاب کے ساتھ بلے کو دیکھنے لگی۔
बिल्ला निढाल सा चलता हुआ कोठरी की दहलीज के आगे बैठ गया। सुगरा ने देखा उसके बदन पर कई जगह गहरे जख्म थे, खाल उधड़ गई थी और जगह जगह से खून रिस रहा था। सुगरा गुस्से से लाल हो गई, बोली, अब आपकी वो उम्र नहीं है कि बाजारू बिल्लियों के चक्कर में आवारा बिल्लों से अपना बदन नचवाएं। बाजारू बिल्लियों के चक्कर में आवारा बिल्लों से अपना बदन नचवाने की अब आपकी उम्र नहीं रह गई है। उन्हें याद आ गया था कि वसी काजिम ने उन्हें कौन सी कहानी बताकर चाकवों के वो जख्म दिखाए थे जो उन्होंने शबनम से इश्कबाजी के चक्कर में नौचंदी के मेले में खाए थे। सुगरा ने नाराजगी की हालत में ताम चीनी की टूटी प्लेट में जरा सा दूध डाला और बिल्ले के आगे रख दिया, मगर बिल्ले ने उसको सूंघकर छोड़ दिया। उन्होंने खाया नहीं और पिया नहीं, वो अपने जख्मों की तकलीफ से कांप रहा था। सुबह जब सुगरा बेदार हुई तो प्लेट से दूध गायब था और बिस्तर से बिल्ला। सुगरा के शौहर वसी काजिम अक्सर हजरत इमाम महदी के हालात जिंदगी पर मबनी एक किताब से फाल देखा करते थे या नसीहत लेने का काम करते थे। किताब से क्या करते थे? फाल देखा करते थे या नसीहत लेने का काम कौन करता था? ये करता था वसी काजिम। सुगरा को भी उन्होंने इसका कायल कर दिया था। वो भी इसका एक तरह से कहा कि इस पर भरोसा करो, ये सही है। एक दिन उनकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब उनके बिल्ले ने किताब को पंजों से उलट पलट कर एक सफा खोल दिया और बार बार उस सफे को सूंघकर और सुगरा को देखकर म्याऊं म्याऊं करने लगा। ये बिल्ली की आवाज है। सुगरा ने पढ़ा तो उस सफे पर लिखा था, अल्लामा मुल्ला बाकर मजलिसी ने बिहारुल अनवार में अहले नजफ की एक जमात के बयान किए हुए वाकये का जिक्र यूं किया है कि काशान का रहने वाला एक शख्स हज बैतुल्लाह के ख्याल से नजफ आया और ऐसा बीमार हुआ कि पांव खुश्क हो गए और वो हज को न जा सका। एक दिन काशान का वो शहरी, ये जगह का नाम है तो ये याद रखना है, वो शहरी दूसरों की मदद से नजफ से बाहर उस मकाम पर पहुंचाया गया जो हजरत हुज्जत यानी इमाम महदी कहलाता है। बीमार ने वहां का वाकया बताया कि नागाह एक खुशरो जवान तशरीफ लाए, मुझे सलाम किया और हुजरे के अंदर चले गए। वहां नमाज पढ़कर वो मेरे पास आए और मेरा हाल दरियाफ्त किया। मैंने कहा कि सख्त बला में मुब्तला हूँ, न तो बीमारी रफा होती है कि तंदुरुस्त हो जाऊं और न मौत आती है कि राहत मिल जाए। उन्होंने कहा, गम न करो, खुदावंद आलम दोनों चीजें अता फरमाएगा। वो तो चले गए। इसी असना में एक कपड़ा धोकर पेड़ पर फैलाया था, वो जमीन पर गिर गया। मैंने जाकर उसे उठाया, धोया और फिर फैला दिया। बाद में मुझे एहसास हुआ कि कहाँ तो मैं एक कदम भी चल न सकता था और कहाँ मैंने चल फिर कर इतने काम कर डाले। ये वाकया मैंने अपने रफीक को जब बताया तो अफसोस करता रहा कि इमाम आखिर की जियारत इसको नसीब न हुई। सुगरा ने इस मजमून को बड़े गौर से दोबारा पढ़ा। इस मजमून को कई बार पढ़ा तो यानी 2 बार कम से कम पढ़ लिया। अब बिल्ला जैसे पुरसुकून हो गया था। जैसे उन्होंने पढ़ा तो बिल्ला पुरसुकून हो गया, उसको शांति मिल गई। वो बिस्तर के पायती डुबका बैठा हुआ था। इबारत पढ़कर सुगरा ने फौरन वुजू किया, नमाज अदा की और जियारत पढ़कर सजदे में गिर गईं और हिचकियों से रो रो कर दुआ मांगती रही। क्या दुआ? या हजरत, मेरी भी फरियाद सुन लीजिए। बिस्तर पर पेशाब की खराहन अब इस कदर बढ़ गई है कि कोई उसके पास खड़ा नहीं हो सकता। आपको मौला मुश्किल कुशा का वास्ता मुझे इस मर्ज से नजात दिलाइए। इस नमाज और दुआ के बाद सुगरा का घड़ी घड़ी पेशाब जाना और पेशाब की बूंदों का बिस्तर और कपड़ों को नापाक करना तकरीबन बंद हो गया। इस वाकये के बाद से सुगरा घंटों उस बिल्ले को टकटकी बांधे देखती रहती। उन्होंने झूठे मोतियों को कपड़े पर
टांग कर बिल्ले के लिए खूबसूरत सा पट्टा बनाकर उसके गर्दन में बांधा। क्या किया था? यानी सुगरा ने मोतियों को कपड़े पर टांग कर बिल्ले के लिए एक खूबसूरत सा पट्टा बनाकर उसके गर्दन में बांध दिया। यहां से भी सवाल पूछा जाएगा। ये सब सवाल आपको देखने को मिलेंगे टेस्ट में। आइए, बैठिए, खाइए, जाइए जैसे अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल करने लगी। उसके बाद से इस तरह के अल्फाज यानी इज्जत वाले अल्फाज इस्तेमाल करने लगी। सड़क पर जब वो चलती तो बिल्ला अक्सर पीछे पीछे चलता, यानी सुगरा जब चलती तो वो बिल्ला भी पीछे पीछे चलता। आवारा कुत्ते दौड़ते तो वो बंगलों की बाहरी दीवारों पर चढ़ जाता। कुछ दिनों में वो अपनी बस्ती में बिल्ले वाली सुगरा मशहूर हो गई। सुगरा बेगम बिल्ले वाली सुगरा के नाम से मशहूर हो गई। ये सवाल पूछा जाएगा कि बिल्ले वाली सुगरा यानी सुगरा किस नाम से मशहूर हुई। अब सुगरा में घर घर जाकर सदका खैरात की रकूम हासिल करने की सकत नहीं रह गई थी। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि वो घर घर जाए और सदका खैरात की रकम जमा करे। वो शाह मीना के मजार के करीब एक मैली सी चादर जमीन पर बिछाकर बैठ जाती। यानी जब उसके अंदर ये सकत नहीं रह गई थी घर घर जाकर के सदका खैरात लेने की, वो कहाँ चली गई? शाह मीना के मजार में। और वहां जाकर उन्होंने क्या किया, एक मैली सी चादर बिछा देती जमीन पर और भीख मांग कर आधा चौथाई पेट पालती हैं। शाह मीना के मजार पर जो है भीख मांग कर पेट पालने का काम किसने किया? सुगरा ने। उनका बेटा रजी काजिम फालिज से बिस्तर पकड़ चुका था। यानी रजी काजिम को क्या हो गया था? फालिज का अटैक हो गया। और बहू अय्याश पुलिस अफसरों के लिए चिकन का काम करने की आड़ में जिस्म फरोशी करने वाली कंवारियों की दलाली का काम करके फैशन भरी जिंदगी गुजार रही है। फैशन भरी जिंदगी गुजारने का काम वो करने लगती है। इसका मतलब साफ है कि उनकी बहू एक दलाली कर रही है। किनके? पुलिस वालों के लिए। उस दिन सुगरा पर पहला दिल का दौरा पड़ा। पहला दिल का दौरा उस पर पड़ा जब शहर में यकायक फूट पड़ने वाले फसाद के मौके पर उनकी बहू 2 रोज घर से गायब रही थी और तीसरे रोज शहर के बाहर के इलाके में एक कोल्ड स्टोरेज की इमारत के पास उसकी कटी पटी लाश मिली थी। किनकी? उनके बहू की। उनके बहू के कोल्ड स्टोरेज की इमारत के पास कटी पटी लाश मिली। अब सुगरा को एक बार फिर ऐसा लगता है कि उनके कपड़ों पर पेशाब की बूंदें जल्दी जल्दी टपक जाती हैं और वो नापाक हो जाती हैं। उन्होंने अब नमाज पढ़ना बंद कर दिया है। उनका बिल्ला अपने गले से मोतियों का पट्टा नोच खिसोट कर फेंक चुका है और वो बिल्लियों की लड़ाई में जल्द जल्द जख्मी होने लगा है। यानी उसका बिल्ला। सुगरा उसके जख्मों को देखकर उसको दिल हिला देने वाले कोसने देकर जी हल्का करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें फिर भी चैन नहीं मिलता है। बिल्ले ने अब उनके पीछे पीछे चलना बंद कर दिया और मवेशी खाने की छत के मोखों में आते जाते कबूतरों की ताक में लगा रहता है। सुगरा के बुढ़ापे और बीमारियों ने उन्हें तोड़ दिया है। अक्सर घर का चूल्हा भी नहीं जलता। उनकी पड़ोसन खुदा तरसी में कभी कभी कुछ खाने को दे जाती है। उनकी मुसीबतें बढ़ रही हैं और सब्र का दामन छूट रहा है। एक दिन भीगी आंखों से वो बिल्ले को अपनी गोद में बिठाकर कहती है, आइए अब यहाँ से चलें, खुदा जाने उनका ज़ुहूर कब होगा। मैं एक नया ब्लेड खरीद लाई हूँ। कौन ये कह रहा है कि मैं एक नया ब्लेड खरीद लाई हूँ? ये सुगरा ने कहा। सुगरा को अब यकीन हो चला है कि इंतजार की इस मंजिल से उन्हें महरूम रहना है। इंतजार की उस मंजिल से उन्हें महरूम रहना है जो मंजिल मुंतजिर को शहादत के आला दर्जे तक पहुंचाती है। एक बार वसी काजिम ने उनसे कहा था कि जब भी तुम्हें शक हो कि मैं तुम्हारे लिए मुखलिस नहीं रह गया हूं, वसी काजिम ने क्या कहा था कि जब भी तुम्हें इस बात का शक हो कि मैं तुम्हारे लिए मुखलिस नहीं हूं, तो मुझे किसी बोरे के अंदर बंद करके और बोरे को फर्श पर पटक पटक कर मुझे खत्म कर देना। यानी बोरे में मुझे बंद करना और बोरे को फर्श पर पटकना और मुझे खत्म कर देना, क्योंकि मैं बड़ा सख्त जान हूं, आसानी से नहीं मरूंगा।
ایک دن سغرا اپنی پرانی بوری کا منہ کھولتی ہے، بلے کو اس کے اندر داخل ہونے کا حکم دیتی ہے، پھر ستلی سے بوری کا منہ اچھی طرح سے باندھ دیتی ہے۔ بوری کو باندھنے کے بعد وہ بوری اٹھا کر بھینسوں کو چارہ کھلانے کے لیے بنائے ہوئے پکے تھالوں کے پاس خود کو گھسیٹتی ہوئی لے جاتی ہے اور اونچے پکے چبوترے پر بنے ان تھالوں کی کگار پر بوری کو اس طرح پیٹنا شروع کرتی ہیں جیسے دھوبی کپڑے پیٹتا ہے۔ بوری کے اندر ان کا بلہ ہر ضرب یعنی ہر مار پر تڑپتا ہے، غراتا ہے، مگر سغرا بوری پیٹتی جاتی ہے، ان کے بازوؤں میں غیر معمولی طاقت بڑھتی جاتی ہے اور بڑی بڑی سفید آنکھوں میں سرخی پھیل جاتی ہے۔ بند بوری میں چوٹیں کھا کر بلے کی غراہٹیں بڑھتی جاتی ہیں، لیکن سغرا کا ہاتھ نہیں رکتا۔ تھالوں کے دھاردار کناروں پر بوری کو پیٹنے سے کوئی ضرب ایسی لگتی ہے کہ بلہ بلبلا کر چیخ پڑتا ہے۔ بہت دیر تک سغرا بند بلے کو پٹخنیاں دینے کا کام جاری رکھتی، ان کی سانسیں دھوکنی کی طرح چلنے لگتی ہیں، انہی بوری پر جگہ جگہ خون کے دھبے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ چبوترے پر دو پل سستانے کو بیٹھ جاتی ہیں، اکھڑی سانسوں کے ساتھ اپنا منہ بوری کے پاس لے جاتی ہیں اور کہتی ہیں، ہم دونوں کی قسمت میں آسان موت نہیں ہے، تم مر جاؤ، پھر میں اپنی کلائیوں کی نسیں کاٹ کر لیٹ جاؤں گی اور قطرہ قطرہ کر کے مروں گی۔ سغرا سستانے کے بعد پھر پکی کگار پر بوری کو شروع کرتی ہے، آخر کو بوری کے اندر اچھل کود بند ہو جاتی ہے۔ سغرا کو نہیں معلوم تھا کہ سب کچھ ان کا چاہا جیسا نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ نیا بلیڈ نکال کر اس کو اپنی کلائی پر چلانے کو ہوتی ہیں تو ان کے سینے میں تیز درد اٹھتا ہے، وہ بستر پر بیٹھے بیٹھے بستر پر ہی گر پڑتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ان کے منہ سے جھاگ چھوٹتا ہے اور وہ نیلی پڑ جاتی ہیں۔ اسی وقت ایک پل کو بند بوری میں خفیف سی حرکت ہو کر بند ہو جاتی ہے۔ یہ افسانہ اقبال مجید نے 2002 عیسوی میں لکھا تھا اور اس کتاب میں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ بہت بہترین افسانے ہیں، اس میں کئی طرح کے کردار آئے، جہاں جہاں کردار آئے ہیں، جو سوالات تھے وہ سارے سوالات ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اگر آپ اس کو دھیان سے سنا ہے تو یہ افسانہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا اور وہ سارے سوالات آپ کے سالو ہو جائیں گے، اس سے کچھ بھی جو ہے آپ کا چھوٹے گا نہیں۔ چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں اگلے افسانے میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔